है ना। UP21 क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा है सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, रोज़ लगातार प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे होंगे। और मतलब जो प्रैक्टिस सेट मतलब जो अब आज जो हम 26 को लेकर चर्चा करने वाले हैं, तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले जो पीछे प्रैक्टिस सेट में जो हमने सॉल्यूशन किया था, मतलब उससे कुछ क्वेश्चन रखे गए, उन्हें पहले सॉल्व करते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 26 पर आते हैं। देखते हैं भाई पहले क्विक रिवीजन के तौर पर। तो पिछले सेट में जो करवाया था उसका एक तरीके से क्विक रिवीजन के तौर पर 5 कुछ प्रश्न हम हर सेट से पहले शुरू करने से पहले सॉल्व करते हैं भाई। तो इसमें जो यहाँ पर बोला गया अभी पहला क्वेश्चन बोला गया, हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑर्गन गैस मौजूद होता है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ऑर्गन गैस की प्रतिशतता पूछी गई है। तो यहाँ पर ऑर्गन गैस जो होता है भैया 0.932%। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाएगी, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, तीसरे नंबर पर ऑर्गन मिलेगी और चौथे नंबर पर कौन सी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी। आगे क्वेश्चन पर आते हैं, अगला देखते हैं भाई अगला क्या कह रहा है। बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है। तो मैंने बताया था म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है वो वर्मी है। तो ये कहाँ की आधिकारिक भाषा, म्यांमार की है। और ये तुम्हारा दिल्ली पुलिस में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है भाई, दिल्ली पुलिस 2020 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है भाई। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। और ये प्रीवियस ईयर 2019 में तुम्हारे यूपी पुलिस के पेपर में पूछा भी गया, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर जो पूजा की जाती है वो वैल की पूजा की जाती है। किसकी, वैल की। तो पिछली क्लासों में मैंने सारे कुछ बताए होंगे पॉइंट। अंतिम मुगल सम्राट जिससे रंगून में जेल भेजा गया था वह था भाई, मतलब अंतिम मुगल सम्राट जिसे रंगून निर्वासित किया गया था वह कौन था। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय की बात कर रहे हैं भाई। तो वह मुगल सम्राट जिसे अंग्रेज़ों ने रंगून निर्वासित कर दिया था वह था भैया, कौन था भैया, बहादुर शाह द्वितीय जफर। म्यांमार अवस्थित है, तो म्यांमार की लोकेशन पूछी गई है। तो म्यांमार जो आता है वो दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत आता है। म्यांमार कहाँ पर देखने को मिलेगा हमें, साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो म्यांमार कहाँ देखने को मिलेगा, दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आने वाला एक देश है भाई। तो यहाँ पर हमने 5 प्रश्न किए भाई, पिछली जो सेट थे वहाँ से क्विक रिवीजन के तौर पर 5 प्रश्नों को देखा। अब आइए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। 26 नंबर का पहला क्वेश्चन, बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म में अंतिम विभाजन 2 भागों में हुआ, किन किन में भैया, एक तो हीनयान और महायान, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो ये कहाँ पर, कश्मीर के कहाँ पर हुआ, कुंडलवन। कहाँ पर भैया, कुंडलवन। तो इसका जो आंसर डी होगा। अब देखो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, वह किसकी, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद। अब देखो पहली देखते हैं भाई, पहली जो होती भैया 483 ईसा पूर्व में हुई थी भाई, पहली बौद्ध संगति इनकी मृत्यु के बाद हुई थी भैया पहली। अब देखो पहली भैया किसके समय में हुई, अजातशत्रु और कहाँ पर हुई भैया, राजगृह में हुई, राजगृह। और इसकी जो अध्यक्षता की थी, पूछा जाएगा पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। कब हुई थी भैया, 483 ईसा पूर्व में। किसका शासन था, अजातशत्रु। कहाँ पर हुई थी, राजगृह। और इसकी अध्यक्षता जो की थी महाकश्यप के द्वारा की गई। पहली प्रथम बौद्ध संगति के बारे में ये तुम्हें पॉइंट ध्यान रखने। दूसरी होती है भैया 383 ईसा पूर्व, ये होती है भैया इस समय जो
पूछा जाता है किसके शासनकाल के दौरान हुई? काला शोक। कौन सा भैया? काला शोक। कहाँ पर हुई थी ये? वैशाली में हुई थी। वैशाली, वैशाली में हुई थी भाई। किस में हुई थी? वैशाली में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता की थी सबकामी, सबकमीर या सबकामी के द्वारा की गई। अब देखो तीसरी बौद्ध संगति के बारे में तुम्हें ध्यान रखना है। तीसरा क्या? तीसरी बौद्ध संगति है भैया 250 ईसा पूर्व में कौन था भैया? अशोक। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? अशोक। और कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। और इसमें अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्म के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। और भाई ध्यान रखना, चौथी जो बौद्ध संगति यह आयोजित की गई पहली शताब्दी में। पहली शताब्दी। और जिस परिषद में बौद्ध धर्म का अंतिम विभाजन जो हुआ था हीनयान और महायान शाखा के रूप में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी भैया, अध्यक्षता में किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के। और कहाँ पर हुई थी? कश्मीर। कश्मीर। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे अध्यक्ष? वसुमित्र की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो यहाँ से 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी समिति कब हुई, किसके समय हुई, कहाँ पर हुई और किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई। तो हीनयान और महायान का विभाजन जो हुआ था भैया चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ। किसमें भाई? चतुर्थ बौद्ध संगति में किया गया, जो कि पहली शताब्दी में। तो ये सारा ये टेबल ध्यान रखा, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो बढ़िया से तैयारी करते चलो। सिलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है भैया आपसे, भाई जल्दी ही सिलेक्शन मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1982 में ग्रामीण वित्त व्यवस्था में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए स्थापित किया गया? भाई ग्रामीण विकास बोला गया भाई 1982 में ग्रामीण वित्त व्यवस्था में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए किया गया भैया। कृषि और सांसदिक खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बना था भैया। क्या कब बना? ये न्यू दिल्ली में है भैया। इसे स्थापित किया गया दिसंबर 1985 में स्थापित किया गया। किसे? एपीडा। कहाँ पर मुख्यालय? न्यू दिल्ली। सिडबी की बात करें, सिडबी को स्थापित किया गया 2 अप्रैल 1990। और इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है? लखनऊ में देखने को मिलेगा। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई? लखनऊ में देखने को मिलेगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से संबंधित ये वाला हमारा संस्था है भैया। तो यहाँ पर पूछा जाता है SSC-MTA 2023 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया कि सिडबी को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? तो विनियमित किया जाता है भैया RBI के द्वारा। विनियमित किसके द्वारा किया जाता? RBI के द्वारा किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये संगठन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, ध्यान रखना। इसका जो आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। 1982 में नाबार्ड को स्थापित किया गया। अब नाबार्ड से लेकर हम पीछे प्रैक्टिस सेटों में सारा कुछ कवर कर चुके हैं, ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, पूछा जाएगा नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो योजना होगी हमारी 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना। कब इसका समय भैया? 1980 से लेकर 85।
इसका जो समय था छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में समय था, और ये 80 में शुरू हुई थी, 85 में खत्म हुई। पूछा जाता छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1980 में। यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना की गई छठी पंचवर्षीय योजना में। भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये ध्यान रखना, ये वाला जो है खाद्य निगम अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत कब स्थापित किया गया? 1965 में। और 1965 में यहाँ पर हमारी कौन सी पंचवर्षीय योजना देखने को मिलेगी? छठी पंचवर्ष मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान एफसीआई की स्थापना की गई 1965। 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी, 56 से 61 द्वितीय, 61 से 66 तक हमारी कौन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो पूछा जाएगा एफसीआई की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान की गई थी। तो यहाँ पर नाबार्ड के बारे में बोला गया, तो आंसर हमारा सी आंसर होता। तो इस मतलब जो 4 ऑप्शन से थे, इनसे हमने इतनी जानकारी हासिल की। आगे प्रैक्टिस सेटों में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि रिवीजन के तौर पर तुम्हें काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया। खनन, शिक्षा, बैंकिंग, विनिर्माण। तो क्या बोला भैया? आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र की, मतलब अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, वो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने? 3 भागों में बांटा गया। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया? 3 में बांटा गया। सबसे पहला सेक्टर आता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, और एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि और उससे सहायक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब पूछा जाता है अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक लोगों को रोजगार देता है? तो प्राथमिक क्षेत्र है भाई। भारत में सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने वाला सेक्टर कौन सा है? पूछा जाता है पेपर में, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा भैया? प्राथमिक क्षेत्र होगा। ज़्यादातर भारत की जो जनसंख्या है वो किस क्षेत्र में लगी हुई? कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। तो भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है भैया? अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। कृषि के देखो, कृषि संबंधित देखो, यहाँ पर देखो मत्स्य, पशुपालन, वानिकी, खनन, कृषि और उससे सहायक क्षेत्र जो किस में आएंगे भैया? प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा खनन मिलेगा। शिक्षा और बैंकिंग ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, और सेवा क्षेत्र को तृतीय प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। विनिर्माण द्वितीय। अब देखो दूसरे नंबर पर आता है हमारा द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर। द्वितीय क्षेत्र जिसमें विनिर्माण वगैरह, उद्योग वगैरह, इंडस्ट्री, विनिर्माण से संबंधित सेक्टर द्वितीयक। नंबर 3 तृतीय क्षेत्र। पूछा जाता है भाई तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना था? सेवा क्षेत्र। सेवा, इसमें क्या आएंगी? सेवा। तो कई बार पूछा जाता है तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना था? सेवा। तो भारत की जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सा कहाँ से आता है भैया? तृतीय क्षेत्र से आता है। भारत में जीडीपी का
सबसे सबसे अधिक जो हिस्सा आता है वो तृतीय क्षेत्र से आता है। देखो सेवा के अंतर्गत तुम्हारे हॉस्पिटल आ जाएंगे तुम्हारे, और तुम्हारा क्या आ जाएगा, हॉस्पिटल हो गया तुम्हारा, संदेश सेवा हो गया, शिक्षा हो गया तुम्हारा, स्वास्थ्य हो गया, और तुम्हारा बैंकिंग हो गया, संदेश सेवा हो गया, और तुम्हारे न्याय हो गए। ये सब बहुत सारी जो है हमें किससे मिलेंगी, सेवा क्षेत्र से मिलेंगी। तो यहाँ पर जो है अब देखो शिक्षा और बैंकिंग ये सब किस में है, ये तो फर्स्ट में आ गया भैया, ये किस में भैया, ये थर्ड में, तृतीय प्राइमरी क्षेत्र में, और ये वाला किस में आ गया, सेकेंडरी में। तो इसमें खनन को पूछा गया तो ए वाला आंसर होगा। तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर ध्यान रखना। पहला क्षेत्र के संबंधित कृषि, दूसरा विनिर्माण, तीसरा किससे संबंधित जो भी सेवाएं हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगी, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। और भारत में जीडीपी का सबसे अधिक हिस्सा कहाँ से आता है, तृतीय क्षेत्र से आता है। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और कौन सा सेक्टर भारत में सबसे अधिक लोगों को रोजगार देता है, तो वो प्राइमरी सेक्टर होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और उनका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया। संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार। तो क्या बोलेंगे भैया जी, हम प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसे भाई, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो प्रस्तावना के बारे में हम सारा कंप्लीट पढ़ चुके हैं, पीछे के प्रैक्टिस सेट में सारी प्रस्तावना के बारे में पढ़ चुके हैं। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, और मतलब क्या क्या इसमें संशोधन किए गए, सारा कुछ कब उद्देश्य प्रस्ताव लागू मतलब पेश किया गया, कब इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, सारा कुछ हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें केवल ध्यान रखना है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भैया, प्रियम्बल को या प्रस्तावना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन सा मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। एसएससी सीजीएल 2022, मुनारी, चेल्लम, खुल्लम, जंगतालम, चेराव या चेराव। तो यहाँ पर हमें सर जी क्या बोलेंगे, मुनारी। अब क्या बोल देंगे भैया, मुनारी बोल देंगे। यहाँ पर क्या बोलेंगे, मुनारी। अब देखो मुनारी नृत्य का संबंध किससे भैया, उड़ीसा राज्य से देखने को मिलता है हमें, उड़ीसा, मुनारी का उड़ीसा। अब देखो उड़ीसा से कौन कौन से नृत्य तुम्हें इम्पोर्टेंट कुछ थोड़े थोड़े नृत्य करते चलेंगे भाई। एक तो रानप्पा नृत्य, रानप्पे। एक नृत्य पूछा जाता है यहाँ पर झुमुरा, झुमुरा। एक पूछा जाता है दालखाई या डलखाई, डालखाई। और यहाँ पर एक छऊ का एक रूप देखने को मिलेगा, जो कि मतलब उड़ीसा में जो छऊ देखने को मिलेगा वो मयूरभंज छऊ देखने को मिलेगा। कौन सा, मयूरभंज छऊ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो रानप्पा, झुमुरा, दालखाई, मयूरभंज छऊ। तो इस क्लास में हमें उड़ीसा के 4 नृत्यों के बारे में ध्यान रखना। धीरे धीरे सारे नृत्य कवर करते चलेंगे और अपने कॉपी में मतलब स्टेट डालें उड़ीसा, और उसके आगे हर प्रैक्टिस सेट में जो भी कुछ मिले तुम्हें नृत्य वगैरह जो भी हैं स्ट्रेटजी वहाँ पर ऐड करते चलेंगे। तो इससे अच्छा तुम्हारा रिवीजन होगा। चेल्लम, खुल्लम, जंगतालम। जंगतालम भी है, लेकिन खुल्लम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिजोरम का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें गांव के मेहमान भाग लेते हैं। पूछा गया है पेपर में भैया। इसमें खुल्लम में गांव के मेहमान भाग लेते हैं, कई बार पूछा जाता है। फिर चेराव को लेकर पूछा जाता है मिजोरम का कौन सा पारंपरिक बांस नृत्य है। मिजोरम के किस नृत्य को बांस नृत्य के नाम से जाना जाता, तो किसे, चेराव को जाना जाता। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को किस नाम से जाना जाता भैया, चेराव के नाम से जाना जाता। तो यहाँ पर चेल्लम, खुल्लम, जंगतालम, चेराव मिजोरम। और एक आता है हमारा चेरोकान। कौन सा भैया, एक चेरोकान नृत्य।
ये सब हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे? मिजोरम में, चेलम, खुल्लम, जंगतांग, चेराव और चेरोकान। बाकी जो ये वाला जो था हमारा मुनारी का संबंध किससे? उड़ीसा राज्य से है। किससे? उड़ीसा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखोगे। भारतीय शहरों और उनके उपनामों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऋषिकेश को योग सिटी कहा जाता है भैया। आसनसोल पश्चिम बंगाल काले हीरे की भूमि। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। भोपाल को सिल्वर सिटी। क्या दोगे भैया आंसर? देखेंगे भैया जरा। तो ऋषिकेश को योग सिटी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात बोली गई। आसनसोल काले हीरे की भूमि कहा जाता है, सही। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी और इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है, सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन भोपाल को सिल्वर सिटी नहीं कहा जाता भाई। तो सिल्वर सिटी मतलब रजत का शहर, ये कहा जाता है भैया कटक को। कटक को कहा जाता है रजत शहर या सिल्वर सिटी। सिल्वर सिटी। तो इसमें जो आंसर हमारा डी वाला यहाँ पर गलत था। तो सिल्वर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? कटक, जो कि उड़ीसा में देखने को मिलता है भैया। क्वेश्चन नंबर अगला 7 आते हैं क्वेश्चन। कर्नाटक संगीत में प्रचलित है एसएससी एमटीएस 2023 पूछा गया। कर्नाटक जो है संगीत का क्षेत्र पूछा गया, कौन से राज्य में प्रचलित है भाई? तो यहाँ पर कर्नाटक संगीत महाराष्ट्र में, उड़ीसा, तमिलनाडु। अब देखो कर्नाटक संगीत कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा तुम्हें? कर्नाटक में मिलेगा हमें देखने को, कर्नाटक, केरल, केरल के बाद जाएंगे इधर की तरफ साउथ इंडिया में तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर हमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय, भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत का कौन सा रूप देखने को मिलेगा? कर्नाटक संगीत। भारतीय शास्त्रीय संगीत को 2 भागों में बांटा गया, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत, जो कि साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कर्नाटक संगीत कहाँ पर मिलेगा? तमिलनाडु। तो कर्नाटक म्यूजिक के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या क्या तुम्हें ध्यान रखना है भाई। इसमें पूछा जाता है कर्नाटक म्यूजिक में शास्त्रीय ताल एवं लय चक्र कितने हैं भैया? पूछा गया है DSSB जे इलेक्ट्रिकल में ये क्वेश्चन पूछा गया अभी पेपर में। शास्त्रीय नृत्य व लय चक्र 108 हमें देखने को मिलेंगे। 108 शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य ताल व लय चक्र, शास्त्रीय नृत्य ताल व लय चक्र देखने को मिलेंगे। कितने भैया? 108 हमें देखने को मिलेंगे। शास्त्रीय ताल यहाँ पर क्या मिलेंगे? शास्त्रीय ताल। एक बार अच्छे से लिखते हैं भाई, सही से भी, दोबारा से लिखते हैं एक बार अच्छे से। देखो दोबारा सही से लिखते हैं, देखो क्या है भाई। देखो क्षेत्र तो ध्यान रखें भाई, आंसर तो हमारा तमिलनाडु था। यहाँ पर मैं क्या बता रहा था भाई? शास्त्रीय ताल और लय चक्रों की संख्या, शास्त्रीय ताल व लय चक्र, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है भैया पेपर में। कितने देखने को मिलेंगे? 108। DSSB जे इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। फिर यहाँ पर शास्त्र कर्नाटक संगीत में कितने प्रकार के राग देखने को मिलते हैं भैया? राग देखने को मिलते हैं 72। फिर पूछा जाएगा इसके गायन के रूप कितने हैं भैया? शैली कितनी है इसकी गायन, इसके गायन रूप, गायन रूप भैया कितने हैं? 3। एक तो गायन रूप होगा भैया, यहाँ पर एक होता है वर्णम। 3 शैलियाँ देखने को, वर्णम, जवाली, जवाली और एक तिल्लाना।
तो ये कुछ यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तुम्हें कर्नाटक संगीत के बारे में इतना सारा तुम्हें कुछ ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर कमेंट करके तुम्हें बताना है कर्नाटक संगीत की रानी और कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता कर्नाटक संगीत का प्रयोग कौन कौन से शास्त्रीय नृत्यों में कर्नाटक म्यूजिक का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है ऐसे कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है भाई। तो कर्नाटक संगीत का प्रयोग एक तो भरतनाट्यम में होता है भैया, कर्नाटक म्यूजिक का प्रयोग भरतनाट्यम, और किस में होता है, कुचिपुड़ी में देखने को मिलता है। तो ये कई बार रिपीट हुए हैं, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। तो शास्त्रीय नृत्य में कर्नाटक संगीत का देखने को मिलता है भैया भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में। तो इसका जो आंसर है कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है ये हमारा कर्नाटक म्यूजिक, एक तो कहाँ पर मिलेगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मिलेगा, मतलब साउथ इंडिया मिलेगा। लेकिन उत्तर भारत में जो हिंदुस्तानी मतलब भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो शैली है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। क्वेश्चन नंबर अगला, बेंजो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। आघाती वाद्य यंत्र, बेंजो आघाती वाद्य यंत्र, यह पूछा गया। आघाती मतलब जो थाप देकर बजाया जाता है, मतलब जिसमें थाप का इस्तेमाल। आघाती वाद्य यंत्र में तबला भैया, घटम, एक घटम होता है मटके की तरह होता है तो थाप देकर बजाया जाता है। सुसिर, सुसिर का मतलब जिसमें वायु प्रवाह हो, जिसमें वायु प्रवाह हो, जैसे बांसुरी, बांसुरी सुशिर वाद्य यंत्र, और एक शहनाई, ये क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र मतलब वायु प्रवाह वाले। तंतु वाद्य यंत्र, तंतु वाद्य यंत्र होते हैं तार वाले, तार वाले। कौन कौन से ध्यान रखने हैं तुम्हें, एक तो मैंडोलिन, मैंडोलिन एक रखना है भैया, सितार का ध्यान रखना भैया, सितार। एक हमें ध्यान रखना है गिटार, और एक हमें ध्यान रखना है वायलिन का भैया, वायलिन, वायलिन और वीणा। ये सब कैसे हैं, तंतु वाद्य यंत्र हैं। तो यहाँ पर बेंजो पूछा गया तो बेंजो भी किस में आएगा, तार वाद्य यंत्र में आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है, कौन सा तंतु वाद्य यंत्र है, कौन सा आघात वाद्य यंत्र है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, यूपीपीसीएल जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। देखो भैया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारत के दक्षिण पूर्व में हिमालय पर्वत स्थित है। दक्षिण पूर्व में नहीं बल्कि भारत के उत्तर में देखने को मिलेगा हिमालय। भारत के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर स्थित है, तो भारत के उत्तर पूर्व में नहीं है, तो भारत के दक्षिण में देखने को मिलेगा। हिंद महासागर कहाँ है, भारत के दक्षिण में ही तो है भैया, भारत के नीचे देखने को मिलेगा। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। दो ऑप्शन एक जैसे कैसे कर दिए भाई, यहां पर करेंगे भैया, यहाँ पर करेंगे भाई सही करेक्शन थोड़ा सा। यहाँ पर अरब सागर की जगह हम कर लेते हैं भैया, दूसरा नाम रख लेते हैं भैया, बंगाल की खाड़ी रख देंगे भाई। अब देखो कुछ यहाँ पर ये ऐसे करके मैप बना हुआ है इंडिया का, तो कुछ यहाँ पर लोकेशन क्या क्या बोला गया है, ये बोला गया है भैया, कुछ ये बोला गया है। तो ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाली खाड़ी। यहाँ पर इंडियन ओशियन है ये वाला, ये हमारा श्रीलंका है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, अरब सागर, अरब सागर। ऊपर वाली दिशा हमेशा होती है नॉर्थ, ये वाली दिशा हमेशा, नीचे वाली साउथ, सामने वाली दिशा होती है हमेशा ईस्ट, पीछे वाली दिशा होती है हमेशा वेस्ट। तो बोला गया भारत के दक्षिण पूर्व में हिमालय, तो भारत के यहाँ पर हिमालय देखने को मिल रहा है ये उत्तर में, तो ये गलत हो गया। उत्तर पूर्व में हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर तो दक्षिण में है। भारत के दक्षिण पश्चिम में, देखो भारत के दक्षिण में है और पश्चिम में, तो
तो ये वाली यहाँ पर साउथ वेस्ट के बीच में आ रही है ये लोकेशन हमारी। तो यहाँ पर इसीलिए इसका आंसर सी आंसर होगा। क्या होगा? सी आंसर होगा। भारत के दक्षिण पश्चिम में, भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागरी तो बंगाली खाड़ी तो कहाँ पर मिलेगी? पूर्व या दक्षिण पूर्व में देखने को मिलेगी, इधर की साइड। तो ये वाली बात तो यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर जो आंसर है सी करेक्ट आंसर है भाई। तो भाई ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई। भारत म्यांमार सीमा पर कौन सी पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो, भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाके में मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियों से लगी हुई हैं। तो बोला गया मिजो पहाड़ी और मणिपुर की पहाड़ियों से भारत म्यांमार की सीमा पर कौन सी पहाड़ी लगी हुई है? ताबो, तोबा काकर, खासी जी नहीं भैया जी, डोंगक्या नहीं जी। तो कौन सी लगी हुई है? चिन्ह लगी हुई है। कौन सी? चिन्ह लगी हुई है। तो मैंने म्यांमार के बारे में पिछली क्लासों में सारा कुछ बताया होगा, धीरे धीरे करते चलेंगे सारा कुछ। कौन सा संस्थान साहित्यिक प्रवचन, साहित्यिक प्रवचन प्रकाशन और प्रचार के लिए देश का प्रमुख संगठन है और अंग्रेजी सहित 24 भाषाओं में ऐसा करने वाला एकमात्र संस्थान है? अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, हिंदी ग्रंथ अकादमी, साहित्य अकादमी। तो क्या बोलेंगे जी भाई? साहित्य अकादमी बोलेंगे। साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1953 बताया होगा मैंने। साहित्य अकादमी के बारे में बताया होगा, उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया और इसके द्वारा कुछ अवार्ड दिया था, संगीत नाटक अकादमी सम्मान वगैरह ये पुरस्कार मैंने बताए होंगे क्लास में। तो यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी के बारे में हर सारा कुछ मैंने बताया होगा पिछली क्लास में। तो यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है, अंग्रेजी सहित 24 भाषाओं में ऐसा करने वाला साहित्यिक एकमात्र संस्थान कौन सा है? साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी के बारे में सारा कुछ पढ़ चुके हैं अभी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लोहे और इस्पात का कारखाना शुरू नहीं हुआ? राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। देखो राउरकेला द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कब स्थापित किया गया भैया? किसके सहयोग से? जर्मनी देश के सहयोग से स्थापित किया गया। जर्मनी 1955। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है भैया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, बोकारो झारखंड। तो भिलाई जो है भैया सोवियत संघ, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से भैया। लेकिन बोकारो झारखंड 1965 में स्थापित किया गया भैया। किसके द्वारा? सोवियत संघ की सहायता से। और कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तीसरी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? तीसरी। सबसे पहले देखो यहाँ पर भिलाई ध्यान रखना, तो भिलाई 1955, ये 1959 के हैं दो भैया, और ये कभी 1965 में। तो यहाँ पर 1961 से 66 के बीच में कौन सी थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो समय था 61 से 66 के बीच में था। तो यहाँ पर डी वाला आंसर गलत हो गया भैया। बोकारो 3 स्टील प्लांट स्थापित किए गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, लेकिन बोकारो सोवियत संघ की सहायता से 1965 में तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया भैया। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन छूट गया क्या? एक बीच के क्वेश्चन कहाँ चले गए भाई? 13 12 के बाद 15, 3 4 क्वेश्चन गायब ही कर दिए।
देखो भाई टेक्निकल टीम 12 के बाद डायरेक्ट 15। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा का केवल निर्माण किया जाता है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जाता है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है। कौन सा होगा? सी। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता ना ही नष्ट, इसे कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहा जाता है भैया? इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका जो आंसर डी आंसर होगा। सभी आज के लिए इतना ही, कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।